हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से हिंदी के एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी बेहतर तरीके से इसको सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इन प्रश्नों की और देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक एक विकल्प को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतर तरीके से इनको समझने का प्रयास करेंगे। कॉपी कलम आप लोग साथ लेकर बैठिएगा। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं आप उन्हें जरूर नोट कीजिएगा, आपके लिए उपयोगी रहेंगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। यहां पर आपको बताना है कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है। तो आपको बता दें कि स्वर की बात की जाए, अगर हिंदी में स्वर की बात की जाए तो कुल स्वरों की संख्या होती है 11, जिनमें 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर बोलते हैं, और तीसरा जो होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में क्या आएगा तो अ, इ, उ और री आ जाएगा। दीर्घ की बात करें तो आ, ई और उ आता है। संयुक्त की बात करें तो ए, आई, ओ और औ आ जाएगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कौन से मूल दीर्घ स्वर हैं। तो आप बताएंगे कि उपर्युक्त सभी मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। विकल्प ए प्रदर्शिनी, प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी या फिर प्रदर्शनी होगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विकल्प बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी विकल्प बी में दी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि कौन सा नाम गलत लिखा हुआ या किसकी वर्तनी गलत है। कौशल्या, मैथिली शरण, मेघनाद या फिर राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। तो किस नाम की वर्तनी ठीक नहीं लिखी है, अशुद्ध है। तो आप लोग बताएंगे कि यहां पर जो विकल्प होगा विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि राहुल सांस्कृत्यायन गलत लिखा हुआ है। यहां पर सांस्कृत्यायन नहीं होता है तो क्या होता है, तो आप बताएंगे सांकृत्यायन होता है। ठीक है, सांकृत्यायन होता है। विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है। आपको यहां बताना है कि स्वर संधि का प्रकार कौन सा नहीं है। क्या दीर्घ संधि होगा, यण संधि, विसर्ग या फिर गुण संधि। कौन सा यहां पर विकल्प हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विसर्ग संधि यहां पर स्वर संधि का प्रकार नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं तो आप बताएंगे 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बताएंगे दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि और क्या बताएंगे कि आप एक और बताएंगे कि अयादि स्वर संधि भी होती है। यानी कि कुल 5 प्रकार होते हैं। अगर आपसे संधि के प्रकार पूछे जाएं तो आप बताएंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 3। एक को हम लोग कहते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, और आप तीसरा क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि विसर्ग संधि होता है। ठीक है, विसर्ग संधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। आपको बताना है कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद किस विकल्प में दिया है। क्या विकल्प ए दिग धन अंबर होगा, क्या दिक धन अंबर होगा, दिक अंबर होगा या फिर दिक धन अंबर होगा। कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहां विकल्प जो सही होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिक धन अंबर होता है। अगर आपसे दिगंबर में पूछी जाए संधि कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या होगी, तो आप बताएंगे कि यहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, आजन्म शब्द में समास है। यहां पर आपसे समास से प्रश्न पूछा गया है कि आजन्म में कौन सा समास है। क्या बहुव्रीहि समास होगा, क्या द्वंद्व समास होगा, क्या अव्ययी भाव समास होगा या फिर कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि आजन्म में आपका जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अर्थात विकल्प सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे समास पूछे जाए कि समास की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे 6 समासों की संख्या होती है। 4 यहां पर दिए हैं, तो कौन कौन सा नहीं दिया, तो आप बताएंगे कि तत्पुरुष समास, और आपका एक और होता है तो आप उसे कहेंगे द्विगु समास। क्या,
तो आप कहेंगे द्विगु समास। तो कुल मिला के 6 होते हैं, 4 यहाँ दिए हुए हैं, 2 आपके ये और लिख दिए हमने, तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो दिए हुए शब्दों में आपको बताना है किसमें तत्पुरुष समास है। क्या मुनिवर में समास तत्पुरुष होगा? क्या सुसंग में तत्पुरुष समास है? क्या पराधीन में तत्पुरुष समास है? या फिर दत्त चित्त में तत्पुरुष समास होगा? यहां पर आपके लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप बताएंगे कौन सा समास सही हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर जो है विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पराधीन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको यहां बताना है कि अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्या अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अलन या फिर अलम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलंकार में अलम उपसर्ग होगा। ओके, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आप लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कि प्रागैतिहासिक जो शब्द है इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्या प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्राग हुआ है, प्रा या फिर प्रागैति होगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कि यहां पर जो है विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राग उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, आहा आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है। कि यहां पर जो आहा दिया है इस वाक्य में आहा शब्द क्या होगा? क्या संज्ञा होगा, क्या सर्वनाम होगा, क्या अव्यय होगा या फिर यहां पर विशेषण होगा? तो यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये आपको बताना है, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो जो यहां पर आहा है ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर अव्यय हो जाएगा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपसे अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका विस्मयाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्मयाद शब्द भी है और साथ ही साथ यहां पर जो है ये अव्यय के रूप में प्रयोग हुआ है। ओके, अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों का परिवर्तन ना हो सके, लिंग वचन या फिर लिंग वचन के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? यहां पर आपको बताना है तत्सम कौन सा है। क्या अंधकार तत्सम होगा, क्या अंधियारा तत्सम है, अंधेरा तत्सम है या फिर रात तत्सम हो जाएगा? कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा, तत्सम तद्भव। अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे जाए तो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताएंगे, तो आप बताएंगे तत्सम, अगला बताएंगे तद्भव, फिर कहेंगे देशज, और अगला जो होगा वो हो जाएगा आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, और साथ ही साथ योग रूढ़ भी होते हैं। क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि तत्सम शब्द कौन सा होगा, तो आप कहेंगे विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, अंधकार जो है ये तत्सम शब्द होगा, बाकी सभी तद्भव शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? क्या कंकति तत्सम होगा, क्या कंकण होगा, कंटक फल होगा या फिर कंसारी होगा? कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कंगन का जो तत्सम रूप होगा वो कंकण होगा, अर्थात विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? यहां पर आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। क्या कार्य तत्सम नहीं है, क्या युक्ति तत्सम नहीं है, चक तत्सम नहीं है या फिर श्रृंगार तत्सम नहीं है? श्रृंगार की वर्तनी गलत लिखी है, ये वर्तनी गलत है, इसकी वर्तनी सही होती है श्रृंगार। ये आप याद रखेंगे, वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो आप इसे भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्तनी है। अगर हम यहां पर बात करें कि कौन सा तत्सम नहीं है, तो यहां पर चक तत्सम नहीं है। ओके, प्रश्न संख्या 14, रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद कौन सा होगा? क्या रूढ़ शब्द होंगे, क्या यौगिक शब्द होंगे, क्या योग रूढ़ होंगे या फिर उपर्युक्त सभी होंगे? तो अभी पीछे मैं
बता चुका हूं आपको प्रश्न में कि बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, यानी कि विकल्प डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? आपको यहां समूहवाचक संज्ञा बताना है कि किसमें समूहवाचक संज्ञा है। क्या मोहन समूहवाचक संज्ञा है? क्या पुस्तक समूहवाचक है? क्या नदी समूहवाचक है? या फिर कक्षा समूहवाचक है? तो आप समूहवाचक शब्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर आप कहेंगे विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा समूहवाचक संज्ञा है। मोहन क्या है, तो ये आप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पुस्तक और नदी ये क्या हो जाएंगी, तो आप कहेंगे ये एक जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 16 देख रहे हैं हम लोग। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है। क्या लोहा द्रव्यवाचक होगा? क्या राकेश द्रव्यवाचक होगा? क्या रविवार होगा? या फिर पर्वत हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा को और एक नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या? पदार्थवाचक संज्ञा भी इसे कहा जाता है। संज्ञा के भेद की बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे कि यहां पर लोहा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 में हम लोग देखेंगे कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ये बताना है आपको। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या निजवाचक सर्वनाम है? या फिर संबंधवाचक सर्वनाम होगा? यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात, अगर सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं कि सर्वनाम के भेद अगर पूछे जाएं, क्या भेद पूछे जाएंगे, तो आप बताएंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर आपसे कुल सर्वनाम पूछे जाएं, कुल सर्वनाम कहा जाए या फिर सर्वनामों की संख्या कहा जाए, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे कुल सर्वनामों की संख्या 11 है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में कौन कौन से आते हैं, तो आप कहेंगे कौन और क्या आता है। निश्चयवाचक में क्या आता है, यह आता है और वह आता है। निजवाचक में क्या आता है, मैं, आप आता है। ठीक है, संबंध में क्या आएगा, काकी के जहां पर लग जाएगा जिसका उसका, ये सारे जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो यहां कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि विकल्प से यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं में निजवाचक सर्वनाम लगा हुआ है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। इस तरीके से व्याख्यात्मक रूप से, व्याख्यात्मक और फुल स्पष्टीकरण के साथ आपको बेहतरीन हिंदी की क्लासेस आपको इस यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ आप इसे शेयर करते रहिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचाने। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पहचाने कि इसमें कौन सा विशेषण है। क्या क्रमवाचक विशेषण है? क्या समुदायवाचक विशेषण है? क्या निश्चित संख्यावाचक है? या फिर आवृत्तिवाचक विशेषण है? तो कौन सा है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 25 रुपए यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। विकल्प सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। कि यहां पर जो दिया है प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, क्या प्रतिदिन जो है उपसर्ग होगा, क्या अव्यय है, क्या सर्वनाम है, या फिर कारक हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, आप बताएंगे कि कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? तो आप बताएंगे कि यहां पर जो है प्रतिदिन क्या है, तो यहां पर प्रतिदिन आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, बारी बारी में अव्यय है। कि जो शब्द दिया है बारी बारी, इसमें कौन सा अव्यय है? क्या यह मात्रावाचक अव्यय है? क्या न्यूनतावाचक अव्यय है? क्या श्रेणीवाचक अव्यय है? या फिर रीतिवाचक अव्यय होगा? यहां पर कौन सा विकल्प होगा, तो आप बताइए कि कौन सा विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। बारी बारी, ठीक है, तो बारी बारी यानी कि एक चैन बन रही है, श्रृंखला बन रही है, यानी कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका श्रेणीवाचक अव्यय हो जाएगा। विकल्प सी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? आपको यहां पर्यायवाची बताना है कि किस शब्द के पर्यायवाची गलत दिए हैं। पहला विकल्प है कमल के पर्यायवाची, क्या जलज है, फूल है, सरोज है। पुष्प में क्या कुसुम, फूल और सुमन होंगे। क्या सरस्वती में गिरा, भारती, वीणा होगा। सूर्य का दिवस, याम, वासर। तो
कौन से विकल्प में पर्यायवाची गलत दिया हुआ है। तो यहां पर हम कहेंगे कि विकल्प ए में जो है पर्यायवाची गलत दिया है। कमल का पर्यायवाची जलज होता है, सरोज होता है, लेकिन फूल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इसको और किस नाम से जान सकते हैं कि जलज सरोज के अन्य जो पर्यायवाची होंगे क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे पंकज हो जाएगा। ठीक है, पंकज हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा। ओके, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22, हाथी का पर्यायवाची बताना है हमें कि हाथी का पर्यायवाची कौन सा है। क्या व्यालराज हाथी का पर्यायवाची है, क्या मकरंद हाथी का पर्यायवाची है, क्या मतंग हाथी का पर्यायवाची, या फिर पन्नगपति हाथी का पर्यायवाची है। कौन सा यहां पर विकल्प सही होगा, ए, बी, सी या फिर डी, कौन सा यहां पर विकल्प बिल्कुल सही होगा। तो आप बताएंगे कि यहां पर जो विकल्प होगा वो आपका विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मतंग हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर हम विकल्प ए की बात करें तो व्यालराज जो है ये किसका पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे ये सर्प के पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या है कि सर्प के पर्यायवाची, सर्प के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो भुजंग हो जाएगा, साथ ही साथ अहि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहि हो जाएगा। ठीक है, इसको आप पन्नग कह सकते हैं, क्या कहेंगे, पन्नग भी होता है। ठीक है, आप इन्हें याद रखेंगे। ओके, विकल्प बी जो दिया है मकरंद, मकरंद के पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहां पर शहद हो जाएगा। शहद के अलावा हम इसे क्या कहेंगे, तो रस कहेंगे, पुष्प रस कहेंगे। ठीक है, पुष्प रस कहेंगे, तो ये आपके इसका पर्यायवाची हो जाएंगे। इसको आप मधु भी कहेंगे। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में उद्दत शब्द का विलोम क्या होगा। कि जो शब्द दिया है उद्दत, इसका विलोम क्या हो जाएगा, क्या विनय विलोम होगा, क्या अवनति विलोम होगा, क्या अनुदार विलोम होगा, या फिर विनुत विलोम हो जाएगा। तो कौन सा यहां पर विलोम सही दिया हुआ है, उद्दत का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे कि उद्दत का विलोम जो होगा वो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। ओके, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। उन्मूलन का विलोम आपको बताना है, क्या आमूलन हो जाएगा, क्या निमीलन हो जाएगा, समूलन हो जाएगा, या फिर रोपड़ हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप कहेंगे कि उन्मूलन का विलोम विकल्प डी में दिया है, उन्मूलन का विलोम रोपड़ होता है। निमीलन की बात की जाए तो ये किसका विलोम होगा, तो आप याद रखेंगे कि ये उन्मीलन का विलोम होता है। अंतर स्पष्ट समझिएगा, उन्मीलन और उन्मूलन में उन्मूलन का विलोम रोपड़, जबकि उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है। प्रश्न संख्या 25 हम लोग देखेंगे कि प्रश्न संख्या 25 में क्या कहा गया है, नायक और नायिका एक दूसरे के, यहां पे हमें भरना में तड़पते हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। कि क्या नायक और नायिका एक दूसरे के प्रतिशोध में तड़पते हैं, क्या नायक और नायिका एक दूसरे के प्रतिकार में तड़पते हैं, नायक और नायिका एक दूसरे के प्रतिघात में तड़पते हैं, या फिर पुरस्कार में तड़पते हैं। तो यहां पर कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये आपका विकल्प यहां गलत दिए हुए हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो दुख लिखेंगे आप लोग, सॉरी विकल्प गलत हो गया है। दूसरा विकल्प जो होगा वो आपका प्रेम हो जाएगा। तीसरा विकल्प आप लोग लेंगे तो इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, तो संयोग हो जाएगा, संयोग। और चौथा विकल्प की बात करें तो यहां पर हो जाएगा वियोग। तो अब आपको बताना है, तो आप कहेंगे कि नायक और नायिका एक दूसरे के वियोग में, क्या कहेंगे कि वियोग में तड़पते हैं। बिल्कुल विकल्प डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 26, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है। कि जिसका शत्रु जन्मा ना हो उसे क्या कहेंगे, क्या आजन्मा कहेंगे, क्या अजय कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे, या फिर आक्रांता कहेंगे। कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा। तो यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे अजात शत्रु। अजन्मा का मतलब होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, या जिसने जन्म न लिया हो उसे हम आजन्मा कहेंगे। अजय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, और आक्रांता का मतलब होता है युद्ध करने वाला या आक्रमण करने वाला, आक्रांता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, आकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। कि जो शब्द दिया है आकथनीय, इसके लिए कौन सा वाक्य सही रहेगा। क्या जिसका खंडन ना हो सके, या जो घोर या भीषण ना हो, या जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, या फिर जो तर्क से सिद्ध ना हो सके। तो यहां पर कौन सा विकल्प होगा, आकथनीय के लिए जो विकल्प सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, आकथनीय कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग बहुत ही बेहतरीन क्लास देख रहे हैं,
बेहतरीन हिंदी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ से बेस्ट हिंदी क्लासेस मिलती रहेंगी, फुल स्पष्टीकरण के साथ आप लोग हिंदी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या राह ना सूझना हो जाएगा, क्या बराबर बात बदलना हो जाएगा, पीछा छुड़ाना होगा या फिर ढांढस बंधाना होगा? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो विकल्प होगा वो विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाने का अर्थ होता है राह ना सूझना या कुछ भी समझ में ना आना। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29, प्रश्न संख्या 29, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। कि जूतियों में दाल बांटना मुहावरे के लिए कौन सा सही अर्थ होगा? क्या दुखी होना हो जाएगा, अपमान करना होगा, चापलूसी करना होगा या फिर लड़ाई झगड़ा हो जाना होगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जूतियों में दाल बांटने का अर्थ होता है कि अपमान करना हो जाएगा। ठीक है, चापलूसी करने का मतलब होता है जूतियां चूमना। क्या? जूते चूमना, जूते चूमना कहते हैं या फिर इसे कहते हैं हम लोग तलवे चाटना। ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, तलवे चाटना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाने का मतलब होता है जूतम पैजार होना। क्या? जूतम पैजार। ठीक है, दो दो हाथ करना, दो दो हाथ करना। ओके, ये लड़ाई झगड़ा हो जाना के लिए यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो यहां आपको बताना है कि यह वाक्य क्या सरल वाक्य होगा, क्या मिश्र वाक्य होगा या फिर संयुक्त वाक्य होगा? तो यहां कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो यहां कह रहे हैं कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, यानी कि एक यहां पर प्रधान वाक्य और दूसरा उपवाक्य है। कि एक प्रधान वाक्य यानी कि और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य। जहां पर ऐसे वाक्य होते हैं एक वाक्य के ऊपर दूसरा वाक्य निर्भर करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? तो वहां पर आप कहेंगे मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है, सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है और संयुक्त वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, किससे? समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं, जहां पर दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े रहते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, कर्म वाच्य में प्रधान होता है। कर्म वाच्य में क्या प्रधान होता है? तो आपसे बात की जाए अगर तो वाच्य की बात की जाए, अगर आपसे पूछा जाए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य का अर्थ क्या होता है? तो कहने का माध्यम। क्या? कहने का विषय कहेंगे या फिर माध्यम कहेंगे? क्या कहेंगे? विषय। ठीक है, ये वाच्य का अर्थ हो जाएगा। वाच्य कितने प्रकार के? 3। कर्ता नहीं, क्या होते हैं? कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है यानी कि कार्य करने वाला। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है यानी कि कर्म प्रधान का मतलब वस्तु प्रधान कह लेंगे इसे आप लोग। और भाववाच्य में आप भाव प्रधान कहेंगे, फीलिंग्स जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञाएं रहेंगी। ठीक है, और ये नकारात्मक होते हैं। ठीक है, भाववाच्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य में? तो आप कहेंगे कि यहां पर जो है कर्म प्रधान हो जाएगा, अर्थात विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 की बात करें। से पृथक होने के अर्थ में किस कारक का परसर्ग है? जो से परसर्ग लगा है ये किस कारक का परसर्ग है? तो आप बताएंगे क्या यह कर्म कारक का परसर्ग है, क्या करण कारक का परसर्ग है, क्या संप्रदान का है या फिर अपादान का है? तो आप यहां जानते हैं से जो है, जब से का प्रयोग अलग होने के संदर्भ में किया जाए, जैसे बिल्ली छत से कूदी। क्या? छत से कूदी, यानी कि यहां पर बिल्ली क्या है? ये छत से अलग हो रही है और ये कारक चिन्ह आया है। क्या आया है? कारक चिन्ह कौन सा? से। तब यहां पर हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, और जहां पर से माध्यम होगा, जहां पर से माध्यम होगा वहां पर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वहां पर करण कारक हो जाएगा। अगर आपसे कारक पूछे जाए तो कारकों की संख्या आप बताएंगे 8 बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से? तो आप बता दीजिएगा। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, ठीक है, करण कारक होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है। ठीक है, अपादान होता है, अधिकरण होता है,
ठीक है, अधिकरण होता है। और क्या बताएंगे आप? संबंध कारक होता है क्या? संबंध होता है और संबोधन होता है। क्या होता? संबोधन होता हो। ठीक है, ओके। तो 8 कारकों की संख्या होती है। आप लोग बेहतर तरीके से इसे समझ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको यहां बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या पीतल स्त्रीलिंग है? क्या देवनागरी स्त्रीलिंग है? क्या हिमालय स्त्रीलिंग है? या फिर चीन? तो कौन सा यहां पर विकल्प सही हो जाएगा? तो आप बताएंगे कि यहां पर विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनागरी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? यहां आपको बताना है कौन सा शब्द बहुवचन है। क्या अनुज बहुवचन है? क्या गौ बहुवचन है? क्या गुरु जन बहुवचन है? या फिर लेखक बहुवचन होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहां पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरुजन जो है आपका बहुवचन शब्द हो जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 35 और आज का अपना यह अंतिम प्रश्न है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? तो आप बताएंगे क्या? क्या पूर्ण भूतकाल है? क्या संदिग्ध भूतकाल है? सामान्य भूतकाल है? या अपूर्ण भूतकाल है? कौन सा यहां पर विकल्प हो जाएगा? तो क्या बताएंगे कि छात्र स्कूल गए थे, यानी कि उन्होंने कार्य पूरा कर लिया, यानी कि पूर्ण भूतकाल है। विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का अभ्यास किया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने यहां से बहुत बेहतर सीखा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो आप लोग इसके लिए लाइक कर दीजिएगा। कम से कम एक शेयर आप सभी लोग कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सभी लोग आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आप बेहतर तरीके से अपना अध्ययन कर सकें और हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। और आप लोग घर पर बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, अध्ययन जरूर करते रहिए, कहीं से भी कीजिए, लेकिन आप लोग अध्ययन जरूर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।